नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज हम बेहद खास शख्स के साथ आर पार की टक्कर करने वाले हैं, क्योंकि बिहार के इस लाला ने दिल्ली में परचम लहरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इन्हें दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ करके ये दिल्ली के नए दबंग बन चुके हैं। और आज जनता के बीचों बीच मनोज तिवारी के साथ होगी आर पार की टक्कर, जो मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। मनोज तिवारी साहब, आपका स्वागत है। बिहार का लाला, दिल्ली का दबंग। आपने 2 साल पुरानी अरविंद केजरीवाल सरकार के छक्के छुड़ा दिए इस चुनाव के अंदर। लक्ष्य था 202 का 202 का लक्ष्य आप लेके चल रहे थे, लेकिन आए 181। लेकिन आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। वैसे आपका नाम अमीश देवगन है और ये सुनते ही दबंग याद आता है तो आपको मैं बहुत पसंद करता हूं अमीश भाई। और 202 मेरा ज़रूर एक टारगेट था, क्योंकि हमेशा जीवन में टारगेट बड़ा रखिए तभी आप उसके आसपास पहुंचते हैं। तो सपने देखने चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए, तभी वो फिर ऊपर वाला मालिक कोई अगर उसको सत्य करने के लिए भी चलता है तो कहता है चलो देख रहा है तो उसको सत्य करो। मैं दबंग नहीं हूँ, मैं बहुत ही साफ गोई से सोचने वाला, बोलने वाला और पॉजिटिविटी के साथ चलने वाला एक इंसान हूँ। और ये जो भी जीत है ये नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के कार्यकाल, अमित शाह जी के लोगों से जुड़ करके उनके घर घर तक पहुंचाने वाली योजना शैली नीतियों की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और दिल्ली के प्यार की जीत है भैया। हम इसको स्वीकार करते हैं और आज स्टूडियो में बैठे सभी लोगों को भी आपको नमस्कार करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। अच्छा चलिए, अब आपकी प्रधानमंत्री से बहुत बातें होती होंगी, अमित शाह से बहुत बात होती होगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्या बात होती है। लेकिन इस जीत के बाद, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने आपको जीत के बाद फोन किया था, संदेश क्या दिया था? बिल्कुल ठीक कहा आपने, सारी बातें तो नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने एक जो प्रमुख बात कही उन्होंने उसको ट्वीट भी किया है अक्षरशः। नरेंद्र मोदी जी का कहना करना अंदर बाहर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, पारदर्शी है। उन्होंने कहा दिल्ली टीम बीजेपी को कड़ी मेहनत के लिए बधाई। हमने उनको फ़ोन पे कहा कि सर आपके काम चल रहे हैं। बोले नहीं, दिल्ली बीजेपी टीम की कड़ी मेहनत का ये नतीजा है। और उन्होंने बाद में थोड़ी देर बाद उसको ट्वीट भी किया। मैं समझता हूँ, और पता नहीं दल में कहीं ऐसा होता है कि नहीं, कि जब कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तो सीधे प्रधानमंत्री उठ के फ़ोन करें और थोड़ी देर में रिजल्ट के बाद सुनने में आए कि प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं। ऐसा लगा तो 4 महीने की थकावटें सब खत्म हो गई, ऐसे महसूस हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कलकत्ता में बैठे हैं, उन्होंने तुरंत मीडिया को बुलाया, उन्होंने पूरी मनोज तिवारी सहित पूरी दिल्ली टीम को बधाई दी। मैं समझता हूँ ये वही कर सकता है जिसका दिल साफ हो और जो ये हमेशा सोचता हो कि हम, हमारे कार्यकर्ता जनता के लिए सोएं, जागें, जिए। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल का दिल मैला है? थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मैला है। क्यों क्यों क्यों? वो तो कहते हैं कि मेरे से ज्यादा ट्रांसपेरेंट इंसान कोई नहीं है, मैं साफ सुथरी राजनीति के लिए धरती पर आया हूं, दिल्ली में आया हूं, मैं पॉलिटिक्स को क्लीन करने के लिए सिस्टम को आया हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत ज्यादा मैला है क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पे बैठ करके लोगों को अपने प्रदेश की ईंट से ईंट सजाना चाहिए। वो कहते हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मुख्यमंत्री के पद पे बैठ करके लोगों को जिंदगी बांटना चाहिए। वो कहते हैं बीजेपी को वोट दिया तो मैं डेंगू चिकनगुनिया छोड़ दूंगा। इसलिए मैं उनको मैला बोल रहा हूं कि लोगों को बिजली पानी का दाम बढ़ाने का वादा किया, अब कहते हैं बीजेपी को वोट दिया तो बिजली पानी का दाम बढ़ा दूंगा। आशा किरण शेल्टर होम में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहां के लोगों की स्थिति खराब है, वहां गवर्निंग काउंसिल बनाओ, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं और 2 महीना में 11 लोग भूख से मर जाते हैं। अगर मैं दिल को मैला ना कहूं तो क्या कहूं मेरे भाई।
नहीं, एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये मनोज तिवारी की जीत नहीं है, अमित शाह की जीत नहीं है, नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है, बीजेपी की जीत नहीं है, ये तो ईवीएम की जीत है। ईवीएम ने कुछ ऐसा करा कि यूपी से लेकर दिल्ली तक कमल खिल रहा है। नहीं, ईवीएम में कुछ हो रहा है क्या? नहीं, देखिए ईवीएम नहीं हो रहा है इधर अरविंद केजरीवाल के कुछ ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होती है तो ठीक कर दी जाती है। ईवीएम मैल फंक्शनिंग नहीं है, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की मैल फंक्शनिंग है। वो उनके दिमाग में इन्फेक्शन है। देखिए वो कैसे, अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो हम पंजाब में क्यों हार जाते, अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो हम तमिलनाडु में क्यों हार जाते, और ईवीएम में हम गड़बड़ी कर सकते हैं तो मेरी केंद्र में सरकार थी, आप दिल्ली में 70 में 67 सीट कैसे जीत जाते। आपको जब वो कहते तब पता नहीं था इनको कि इतना बुरा हाल होगा, इस वजह से ऐसी स्थिति थी, ये तर्क देते हैं। अब क्या है ना कि ये जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है। ये जब जब ऐसी बातें कहेंगे ना, अटल जी कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये जनता है, ये जनता है। सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनी तराती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्या आपको लगता है, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आपने ये एक स्टेटमेंट भी दिया और अरविंद केजरीवाल ने खुद इसको रेफरेंडम का नाम दिया, और आपने एक स्टेटमेंट दिया एमसीडी के चुनाव अरविंद केजरीवाल पर रेफरेंडम है, उनको राइट टू रिकॉल के तहत इस्तीफा दे देना चाहिए, जनता ने केजरीवाल को नकार दिया है दिल्ली में, इसलिए उन्हें अब कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मनोज तिवारी, देखिए ये आपने बनाया है ना, ये जो है, जी जी समझ लीजिए ये दिल्ली है जी, उसी दिल्ली में पूरे दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, और उसी दिल्ली में पूरा 70 में 67 सीट लाए थे, तो जब उतने में 67 आयल तो हरा के तो उतने में नकार दलस तो जा। मैं भोजपुरी बोल दिया, मेरी माँ की भाषा है, कभी कभी भोजपुर के लोग भी बहुत सारे देख रहे हैं हमें। जी, अच्छी बात, सॉरी, मतलब वो आदत में है ना। तो मेरा ये कहना है कि जब आप उतने ही दिल्ली में आप 70 विधानसभा में 67 सीट लाए और 272 में 67 वार्ड नहीं आ रहा है, अब मनोज तिवारी को क्या कहना है। आपने ही तो अरविंद केजरीवाल जी कहा था ना कि राइट टू रिकॉल। कल आप अन्ना हजारे जी का डायलॉग सुने, अन्ना हजारे ने क्या कहा, जिस व्यक्ति के लोकप्रियता को भुना करके आप बैठ गए उस गद्दी पे, आप कितने लोगों को डिच करोगे। आपने अन्ना को डिच कर दिया। आज अन्ना को जब पूछा गया आप क्या कहना चाहते हैं अपने चेले के लिए, बोले खबरदार वो मेरा चेला बनने लायक नहीं है। गुरु ने ऐसी बात कह दी, साथियों को छोड़ दिया, एक एक सीढ़ी, जैसे लगता इतना डिच करने वाले व्यक्ति साथियों के बल पे आगे गए, साथियों को लात मारे, आगे बढ़ते गए। जो भी अच्छी बात करता है उसको हटाओ, जो जनता के हित की बात करता है उसको हटाओ, जनता की गाढ़ी कमाई को अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च करो। 4 करोड़ जनता की गाढ़ी कमाई दे दो आप वकील को, और झुग्गियों में लोग पानी के नल के लिए परेशान हैं, 5-5 घंटा पानी भर रहे हैं। फिर मनोज तिवारी तो सवाल करेगा, दिस इज राइट टू रिकॉल। लोगों को आपने कहा, आपको लगता है, मैं बहुत सीधे तरीके से पूछता हूं, आपको लगता है अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? मनोज तिवारी बतौर दिल्ली बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट क्या कहते हैं? 100% इस समय उनको जनादेश वो खो दिए हैं, उनको इस्तीफा देकर के फिर जनता का वापस मैंडेट लेना चाहिए। आप अपने इस बयान पर कायम हैं? हम हमेशा कायम ही रहते हैं जी। चलिए, मैं अब कुछ एक ऐसे सवाल पर आता हूं जिस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है आपके लिए। जब आपने कैंपेन शुरू करी जी, तब उत्तर प्रदेश का चुनाव कंप्लीट हो गया था लगभग, और रिजल्ट, नतीजे भी हमारे सामने थे। क्या आपको लगता है एडवांटेज मिला उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी की प्रचंड जीत मिली, उसका एक बड़ा एडवांटेज था दिल्ली के अंदर? निश्चित रूप से था, क्योंकि दिल्ली के लोग भी सोच रहे थे कि बीजेपी रियली
काम कर रही है, उसके केंद्र सरकार की नीतियों का असर हो रहा है। इतने बड़े उत्तर प्रदेश जिसने 73 सीट दिया था 85 में 80 में, जी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा में 73 सीट दे दिया। तो दिल्ली तो देख रही थी कि अब दिया था, इस समय क्या होगा। उन लोगों ने 325 दिया। तो इंसानों की भाषा समझता है। अब इंसानों ने इंसानों की भाषा समझ ली। उन्होंने कहा कि आशा तो उसको, पर आप ऐसा क्यों है, चलिए पर ऐसा तो क्यों? 2015 में भी अरविंद केजरीवाल से थी। इवन मुझसे भी आप 15 में पूछते तो मुझे लगता था यार ये आया है तो कुछ करने वाला है, ऐसा लगता था। लेकिन हम भी भूल कर बैठे कि जिसने कभी कुछ किया ही नहीं उस पर क्यों विश्वास करें। अब ये उस समय नहीं आया, लेकिन लोगों ने आज, दिल्ली का लोग सीना फुला के चल रहा है, हमने अपनी गलती ठीक कर दी। मैं एक अगला सवाल मेरा और आपकी स्टेटमेंट से है। मुख्यमंत्री का काम लोगों के जीवन में बदलाव लाना होता है, लेकिन केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लोगों को धमकी दी, जनता ने जवाब दिया। धमकी दे रहे हैं आप, कह रहे हैं मुख्यमंत्री। हाँ, धमकी दिया ना। कैसे? आप सोचिए, वो तो जनता से बड़ा प्यार करते हैं। तो उन्होंने ही तो कहा, उन्होंने तो होर्डिंग लगाई, कोई हम छुपा के थोड़ी कहा, होर्डिंग लगाई। अगर बीजेपी को एमसीडी में वोट दिया तो बिजली पानी का दाम बढ़ा दिया जाएगा। बिजली पानी आप ही तो कहते थे बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ करेंगे। तो उस समय तो आपके पास है बिजली पानी, पता है। तो बीजेपी को एमसीडी में लाने से दिल्ली सरकार क्यों बिजली पानी का दाम बढ़ा देगी? इसका मतलब यू आर थ्रेटनिंग पीपुल ऑफ दिल्ली। अंग्रेजी ठीक बोला ना? यू आर थ्रेटनिंग पीपुल ऑफ दिल्ली। आपने धमकी दी, तभी मैंने कहा था। देखिए, आप मेरा जितना होर्डिंग देखेंगे, किसी में हमने निगेटिव बात नहीं करी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी वो निगेटिविटी की हद में है और मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट बीजेपी पॉजिटिविटी के हद में है। लड़ाई साफ थी। हमने क्या कहा? हमने एलईडी लगा करके 153 करोड़ बचाए। एमसीडी ने कूड़े से बिजली बनाने के संयंत्र लगा दिए हैं। हम अगले 4 महीना में हम दिल्ली में इतना देर कूड़ा आपको नहीं दिखाएगा, आप फोटो खींच सकें। हम कूड़ा मुक्त दिल्ली करके आपको देंगे, ये मेरा वचन है। आप देखेंगे आपको सामने। लेकिन मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट का एक वक्तव्य याद दिलाना चाहता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि कूड़े के ढेर पर है दिल्ली। क्या दिल्ली अब कूड़े के ढेर पे नहीं रहेगी? ये वादा करते हैं मनोज तिवारी, क्योंकि अब तीनों एमसीडी में आप हैं और प्रचंड तरीके से हैं। सारे कॉर्पोरेटर भी आप लोगों ने बदल दिए। देखिए, कूड़े के ढेर पे दिल्ली नहीं रहनी चाहिए, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नहीं होनी चाहिए? दिल्ली का बजट 48,000 करोड़ रुपया है और उसमें एमसीडी का हक 9,000 करोड़ है और दिल्ली सरकार के थ्रू पैसा जाता है। कितना मिलता है एमसीडी को? मात्र 2,800 करोड़। जिस डिपार्टमेंट के 9,000 करोड़ में से आप 6200 करोड़ नहीं देते हैं और इस नियत के साथ 10 साल से नहीं दिया जा रहा है। एक मिनट, जी। नियत देखिए कितनी गंदी है। जब नहीं देंगे तो सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा, उनके बच्चे भूखों मरेंगे, तो वो लोग दुखी होंगे, वो लोग कूड़ा फेंकेंगे, तो दिल्ली की जनता बीजेपी से नाराज होगी। आप दिल्ली की जनता को पिन चुभा करके आप राजनीति चमकाना चाहते हो। ये बहुत गिरा हुआ सोच है और मैं आपको ये आज बता सकता हूं। जी। अब हमने तय किया है कि 9,000 करोड़ रुपया अगर थ्रू दिल्ली मिलता है तो ठीक, नहीं तो हम केंद्र सरकार से कहेंगे ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, एमसीडी को उसका हक डायरेक्ट दिया जाए और हम ये करके दिखाएंगे। मैं एक और आपसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का एक बड़ा तर्क रहता है। कहते हैं हम एमसीडी में इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि आप उनको दिल्ली में परेशान करते हैं, होम मिनिस्ट्री के थ्रू परेशान करते हैं। आप बताइए, जीएसटी जब पास करना था, हमको इतना प्रचंड बहुमत मिला देश में। एक उदाहरण से समझाता हूं। जी। हमको 2.5 साल लग गया जीएसटी पास करने में। क्यों? क्योंकि जीएसटी को पास करने में कई स्टेट का समर्थन लेना था, संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना था। यह देश संविधान से चलता है जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है। आप अगर ये कहते हो कि हमको 67 सीट मिल गया तो हम कुछ संविधान नहीं मानते, हम कोई नियम नहीं मानेंगे, तो ये तो इस देश का कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा क्या भाई कि आप रूल न मानो? संविधान को तोड़कर आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार यानी
मोदी सरकार केजरीवाल को परेशान नहीं करती। बिल्कुल नहीं, विश्वास से कह रहे हैं, वो खुद से दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं, दिल पे हाथ रख के करते हैं। अपनी पूरी ईमानदारी से आपको कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमेशा कानून तोड़ा और अपने ही कानून तोड़ने में फंसे। उससे एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। अगर आपको उसके संविधान को नहीं मानोगे तो वहां पे एक रूल बुक है, उसको पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ाओ अपने 67 लोगों को, ताकि वो हवाला कारोबार न करें, फर्जी डिग्रीधारी का वार न करें। अब देखिए जी, मैं बिल्कुल संक्षेप में एक आपसे सवाल पूछता हूं आपकी राय के अंदर, क्योंकि आपने कैंपेन के दौरान आप, मैं पैर ऐसे हाँ बिल्कुल आप रखिए बिल्कुल रखिए, आप मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे और महेश गिरी के पीछे बैठे हुए थे बिना हेलमेट के। जी जी, क्यों, ऐसा क्यों करना पड़ा? वो मेरे से गलती हो गई, मैं सॉरी। हम लोग जहाँ पे थे जी, वहाँ गलियों से हमको निकल के अगले वार्ड में जाना था। पब्लिक बहुत रश हो गई थी, तो हम लोग, हाँ, पड़पड़गंज में, तो हम लोग वहाँ से, चूंकि और वार्ड में जाना था, 272 वार्ड कवर करने थे, तो जल्दी निकलने के लिए हम खुद निकल के हमने बोला महेश भाई को, कह रहे महेश भाई जल्दी आओ, कोई बाइक लाओ, तो हेलमेट भी नहीं मिला। अच्छा, मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं। अच्छा, केजरीवाल के हाथ में पुलिस नहीं है फिलहाल, अरविंद केजरीवाल के हाथ में, नहीं तो आपको अरेस्ट करवा देते। हम लोगों ने हमने 100 रुपया का चालान भी कटवाया। हम आपसे प्रार्थना करने चाहते हैं, वो हमारी गलती थी, बिना हेलमेट के बिल्कुल गाड़ी पे नहीं बैठना चाहिए। हम आपसे सबसे प्रार्थना करते हैं। जी चलिए, आपने माफी मांगी और पूरी पब्लिक के बीच में मांगी, ये आपका इतने ही वो सब कर लेते तो अच्छा हो जाए। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। बड़ा सरप्राइज है क्या है? अब देखिए, ब्रेक के बाद देखते हैं क्या सरप्राइज है आपके लिए। एक सरप्राइज हमने तैयार करा है। एक ब्रेक के बाद बड़ा सरप्राइज देते हैं मनोज तिवारी को और जनता को जो इस समय हमें लाइव देख रही है। एक बड़ा सरप्राइज तैयार है ब्रेक के उस पार। मैं राहुल जी को जब देखता हूं तो मुझे एक ही गाना याद है, हम मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर और मेरे साथ टक्कर लेने के लिए आज मनोज तिवारी यहां मौजूद है, जिनसे हम बहुत सीधे सवाल पूछ रहे हैं जनता के बीच से। लेकिन मेरे पास एक बड़ा सरप्राइज है। मनोज तिवारी तैयार है आप सरप्राइज के लिए? बुला लूं सरप्राइज को? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद केजरीवाल नहीं है, लेकिन कौन है आपको उनकी आवाज सुनाते हैं। अच्छा जी, बुलाऊं उनको? मैं बुलाना चाहता हूं आपके बहुत अच्छे दोस्त को, आपके बहुत अच्छे साथी को, और उस साथी को जिस साथी ने आपका इस एमसीडी चुनाव में खूब साथ निभाया है। प्लीज आइए आप। जैसे दौड़े रेलगाड़ी जी, ओ जैसे दौड़े रेलगाड़ी जी, बीजेपी दिल्ली के इंजन बने मनोज तिवारी जी, बीजेपी दिल्ली के इंजन बने मनोज तिवारी जी, बीजेपी दिल्ली के। लो मैं आ गया। मेरे साथ मौजूद है हंसराज हंस साहब। कैसा लगा सरप्राइज आपको? आपने इतने सुंदर इंसान को बुलाया, वो जितनी रूहानी उनकी आवाज़ है वैसी ही उनका रूह है, वैसी उनकी आत्मा है। तो मैं तो इनके सामने हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट मैं इनका इतना पुराना फ़ैन हूँ कि जब ये कुछ गाने इनके हिट होते थे तो हम लोग तुरंत उस गाने के धुन पे भोजपुरी में गाना बना लिया करते थे। ये डाल के भी भगवाई आए हैं आज। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो संस्कृति है। जी चलिए, तो पंजाबी गाने आप गाइए, और अगर ऐसा हो ये पंजाबी गाना गाए और आप उसका भोजपुरी वर्जन गा दे तो। आजकल तो हम पंजाबी गाने लगते हैं भैया, भोजपुरी गाने लगते हैं। अच्छा, तो ऐसा कर दीजिए। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी,
नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। सब देखता नरेंद्र मोदी ओरी, सब देखत नरेंद्र मोदी ओरी, दुआ ना कोई होर मंगदा। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। जी ये तो कमाल है ना। देखिए नहीं, आपकी जुगलबंदी दिख रही है। तो ये जुगलबंदी क्या, जब मिले हो रूह तो लफ्जों की बंदिशें क्या है, बदल तो खाक ही होने रंजिशें क्या है। वाह वाह वाह। तो रूह मिले। मैं तो चाहता हूं सबकी, जिस प्रकार से आज एक और शख्स से आपकी जुगलबंदी बहुत मिलती है। किससे? मैं वो इस पार्टी में नहीं है, वो इस पार्टी में नहीं है, वो उस पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, कुमार विश्वास उससे भी आपकी जुगलबंदी बहुत मिलती है। क्या उनको भी मैं तीसरी चेयर लगा लूं, वो आने वाले? अरे ऐसा मत करो। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं तीसरी कुर्सी लगाऊं? आने वाले हैं वो? नहीं, देखिए हमारा तो नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पे चलने के लिए जो भी आएगा, हम उसके लिए कुर्सी क्या दरी भी बिछा लेंगे साहब। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कुमार विश्वास ने। हाँ। उस इंटरव्यू में कहा है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से और लोगों से दूर हो गई, इसलिए हार हो गई। सच्चा आदमी है, सच्ची बात कह रहा है कुमार विश्वास भाई। अगर ऐसी बात बोले हैं तो ये सच्चाई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो लोगों को, आम लोगों को, गरीबों को, मजलूमों को, सबको जोड़ के आशा दिखाई थी। और आज स्थिति ये है, मैंने कई बार अध्यक्ष बनने के बाद मैंने 10 बार कहा होगा, अरविंद केजरीवाल जी आप पंजाब से आइए, आप कहीं भी मेरे साथ, आप कहीं झुग्गी में बैठिए, कहीं नॉथराइज कॉलोनी में बैठिए, कहीं पॉश कॉलोनी में बैठिए, गांव में चलिए, खेड़ा कला गांव चलिए, नजफगढ़ चलिए, मुडका चलिए, बदरपुर चलिए, कहीं तो चलिए। तो बोलते हैं कि ना हम ना आएंगे। लेकिन क्योंकि उनको जनता के दर्द से मतलब नहीं है। और मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया मुझे आपकी जरूरत है, आ सकते हो? इन्होंने पूरा सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, सब कुछ। और एक दिल की, जो दिल्ली की पुकार थी, दिल्ली के लोग कितना प्यार करते इनको। इसी मुल्क का एक भाग है कश्मीर, वहां पर एक जवान के साथ लात चली, थप्पड़ मारा गया और उसकी हेलमेट तक को गिरा दिया गया। इसी मुल्क में हुआ। जब वो विजुअल्स देखे सोशल मीडिया में, जो विजुअल्स आए, उसके बाद मनोज तिवारी आपका रिएक्शन क्या था? देखिए अभी आपने सवाल किया ना, हर व्यक्ति शांत है। यहाँ पे 100 व्यक्ति बैठे हैं इस हॉल में, और ऐसा लग रहा है कि पिन ड्रॉप साइलेंस। ये क्या है? यह स्तब्धता है भारत की। जब मैंने वो वीडियो देखा, मैं देखा इधर सैनिक को इधर मारा, और सैनिक के हाथ में बंदूक थी, AK-47। हाँ, वो चाहता ना तो एक बार में सबको गिरा देता, जो भी होता। लेकिन उसका पेशेंस लेवल में देख रहा था उस वीडियो में। नारा क्या लग रहा था? हम छीन के लेंगे आजादी। उसका हेलमेट उठाया, ये मारता है, और वो जवान कुछ नहीं करता है, वो इधर लगा तो भी जा रहा है। क्योंकि उसका भाव क्या था कि बेटा मैं आतंकवादियों को मारने के लिए बंदूक हाथ में लेके इधर तैनात हूं, भटके हुए भाइयों को नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि वही नारा जब JNU में लगा तो उसका समर्थन करने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पहुंच गए। हमें दुख हो रहा था, इन लोगों को निकल के एक बार देखना चाहिए था। वो जो इधर लगा ना जिसको, तो मैं क्या, मेरे देश का कितना व्यक्ति रोया होगा। वो सैनिक नहीं मरा रहा था, वो भारत का एक सिपाही था, भारत का एक भारत की पेशेंस की, वो पेशेंस का परिचय था। तो मैं बार बार कहता हूं ना कि नीयत कैसी है, इसको देखने की जरूरत है। वही नारा लग रहा था ना, ऐसा नारा कहीं भी लगे, क्या आप उससे रिलेट करना चाहोगे? कोई रिलेट नहीं करेगा। क्या आपको लगता है इन लोगों को समर्थन मिलता है, इसीलिए बार बार इस तरह के काम करते हैं, जो बात आपने अभी कुछ देर पहले कही? जी,
मैं यही बोल लेकिन इसको बोलने की आजादी के साथ जोड़ा जाता है। आप भी कलाकार है, बोलने की, आप नेता बनने से पहले, सांसद बनने से पहले, दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट बनने से पहले तो अभिनेता थे। बोलने की आजादी तो आपको तब भी थी और अब भी है। क्या आपको लगता है बोलने की आजादी के नाम पर मुल्क को कोई बांटने के काम करेगा, उसको सहना चाहिए? बिल्कुल नहीं सहना चाहिए, सहना चाहिए मेरे भाई बहन। बोलने की आजादी है, लेकिन क्या देश तोड़ने की आजादी है? आपने जब भी आप अपनी राजनीति के चक्कर में आप जाकर के ऐसे नारों का समर्थन करते हो, आप ऐसे नारे लग गए, आपको जाने की क्या जरूरत है? आप जांच की मांग करो, जांच होने दो वहां क्या होता है। बट आपने तो कुछ सोचा नहीं। आज वही नारा लगा करके हमारे सिपाही को इधर मारा गया, वो भी किसी मां का बेटा है, वो भी इस देश का एक बच्चा है। और उसका पेशेंस देखिए। सब लोग कहते नेता लोग ना कि वहां पे लोग हैं जो सेना के जो जवान हैं हमारे, वो दादागिरी करते हैं। वो दादागिरी थी मेरे भाई। वो सीन देखने से पहले मेरे जैसे लोग सोचते थे यार इससे बढ़िया ये जीवन समाप्त हो जाए, पहले मेरे को थप्पड़ लगे इधर। वो लोग ही हैं जब बाढ़ आती है तो वो सबको लेकर के बचाते हैं, और वो थप्पड़ खाते हैं। उसके बाद कोई उसका समर्थन करता हो कभी भी। मेरा उद्देश्य ये है कि नीयत स्पष्ट रखो। हमारा देश 125 करोड़ लोगों का देश है। किसी भी गुंडे को किसी भी तरह से किसी बात की आजादी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के नेताओं को जब वो ऐसा समर्थन दिल्ली की राजधानी में हम छीन के लेंगे, आजादी का करेंगे, तो हमें ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं और हम हाथ धरे बैठे रहते हैं। तभी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ती है, जो भारत करता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इमोशनल हो गए आप ये बात कहते, आप काफी इमोशनल हो गए ये बात कहते कहते। अब मैं आता हूं, शहीद हुए 24 जवान सुकमा नक्सली अटैक में शहीद हुए, और कल परसों 3 जवान और शहीद हुए कश्मीर के अंदर। आतंकवादियों ने जो आर्मी के कैंप पर अटैक करने की कोशिश करी। क्या आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और टेररिस्ट को और उसके साथ साथ नक्सलियों को एक स्ट्रांग मैसेज देने की जरूरत है भारत की ओर से? अब आपको इस बात पे विचार करना पड़ेगा, क्या वो नक्सली हैं? वो नक्सली नहीं है, वो आतंकी है। वो आतंकी हैं। कहां पे घटना हुई? लेकिन उनकी विचारधारा को समर्थन मिलता है पूरा। देखिए, नक्सली चाहते थे कि उनके यहां सड़क बने। जब एक 4 लेन रोड बन रही है वहां पे, फिर नक्सली उसका विरोध कैसे कर सकता? वो तो विकास से दूर था इसलिए परेशान था, भूख से मर रहा था इसलिए परेशान था, गरीबी से जूझ रहा था इसलिए परेशान था। जब उसके यहां विकास की जा रही है नदी, तो फिर वो ऐसा नहीं करेगा। मेरा ये कहना है कि इस पे विचार होना चाहिए कि, और मुझे लगता है, मैंने आपके चैनल पे भी देखा, कहीं न कहीं देखा हूं मैं, कि उसके पीछे प्रायोजित आतंकवाद है। और अब भारत को कोई बंदूक गोलों से बाहर से सीमाओं पे नहीं हरा सकता, इसलिए अंदरूनी रूप से हराने की कोशिश है। लेकिन जब तक एक भी भारतीय के रगों में खून है, हम ऐसी चीजों लड़ना चाहते हैं। हम शेर खान को सैल्यूट करना चाहते हैं, जो वहां से 5-5 लोगों को मार करके आया, जिंदा है, और हम सबों की दुआओं से वो आगे फिर खड़ा रहेगा, सबके लिए एक उदाहरण बनके। बिल्कुल, ये जो दौर था ये काफी भावुक हो गया। ऑडियंस में भी कुछ लोग भावुक हो गए इस पूरी बातचीत के अंदर। अब एक और सवाल, बिल्कुल छोटा सा सवाल बताइए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब यूपी में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी है, तो क्या राम मंदिर के बारे में कुछ मतलब बीजेपी करेगी? देखिए, अब तो राम मंदिर कानून के कोर्ट में है ना, संविधान के दायरे में है। अभी कोर्ट ने कहा कि आप लोग आपस में करिए, तो इसका जो भी हम हर हाल में चाहते हैं कि हमारे देश की जो कौमी एकता है उसको चोट न पहुंचे, तो इसलिए हमने अब बात करना भी शुरू कर दिया है। आपने गोरखपुर से चुनाव लड़ा है और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा है, ये बहुत लोग कम जानते होंगे समाजवादी पार्टी से। आप याद दिला दीजिए। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब आपकी जब यूपी के मुख्यमंत्री बन गए तब मुलाकात हुई, उसके बाद? मैं गया था उनको शपथ दिलाने। जब उनको शपथ दिला रहे थे तो हम साथ में थे। हमने 107 सभाएं करी हैं उत्तर प्रदेश में,
और मैं उनको बहुत ही सम्मान से देखता हूं। और ये सम्मान मेरा तब और बढ़ गया था जब हम चुनाव लड़ने गए ना, तो 2 दिन में ही मुझे पता चला कि ये तो मैं हारने वाला हूं। क्योंकि योगी जी इतना लोगों के दिलों में अपना घर बनाए हुए हैं। अब मैं कोई नेता होता तो था नहीं, हम आप बन गए नेता, आप बन गए नेता। हम अमिताभ बच्चन शूटिंग कर रहे थे उस समय, और वो अमिताभ बच्चन जी के साथ वो अमर सिंह जी थे, वो मुलायम सिंह जी के साथी थे, और मुझे कहे कि चलो, तो मैंने अमिताभ बच्चन जी को देखा कि कहाँ ले जा रहे हैं। तो अमित भैया को मैंने देखा, अमिताभ बच्चन जी को मैं भैया बोलता हूँ, मैंने कहा भैया, तो बोले, कुछ चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो मैं, अमिताभ बच्चन जी के दोस्त थे अमर सिंह, में कौन ना करता, मैंने कहा चलो किधर चलना है, चले गए। लेकिन मैं जब वहां गया चुनाव लड़ने, सच बताऊं आपको, तभी मुझे समझ में आ गया था कि योगी जी लोगों के दिलों में जगह बनाए हैं, और जिसको आगे जनसेवा करनी है उसको योगी जी की तरह दिलों में जगह बनानी पड़ेगी। हंसराज साहब, मनोज तिवारी और आपकी दोस्ती है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इनको आप पूरा नेता मानते हैं या अभी भी आपको लगता है फुल नेता नहीं है ये? देखो मैं खुद पॉलिटिक्स में नहीं था, ये भी नहीं थे, हम शोज के दौरान मिलते थे, लखनऊ में एक बार मिले। जब भी हम मिले मुझे ये खुशबूदार शख्सियत लगे, अंदर और बाहर से पाकीज़ा रूह लगे। तो जो अच्छा इंसान है वो कहीं भी जाएगा। महात्मा बुद्ध को पूछा था ना एंड पे कि अब आप स्वर्ग सुधार रहे हैं तो आप स्वर्ग में जाओगे, उन्होंने जवाब दिया था कि आप अपना फिक्र करो, मैं जहाँ भी जाऊँगा स्वर्ग ही हो जाएगा। तो ये अच्छा बंदा, जो अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा इंसान है, वो पॉलिटिक्स में रह के भी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। मैं ब्रेक ले लेता हूं, और ब्रेक के अगले दौर में मनोज तिवारी साहब के साथ एक रैपिड फायर राउंड भी हम करेंगे, और सीधे सवालों के सीधे जवाब देने के लिए जाने जाते हैं मनोज तिवारी। ब्रेक के बाद उनसे उन्हीं सीधे सवालों पर सीधे जवाब लेने की पूरी कोशिश करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। आप देखते रहिए आर पार की टक्कर। जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद। चलिए, वेलकम बैक। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को करना चाहता हूं, और आज मेरे साथ ये नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, और साथ ही साथ उनके बहुत ही खास मित्र हंसराज साहब, जो खुद भी नेता हैं और बहुत बड़े सिंगर भी हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सुकमा के शहीदों के लिए 2 लाइनें। बिल्कुल। प्लीज भैया, प्लीज भैया। जो घर से गए और ना लौटे, जो घर से गए और ना लौटे, मेरा प्रणाम शहीदों को। जो मिट गए देश के लिए, जो मिट गए देश के लिए, मेरा सलाम शहीदों को, मेरा प्रणाम शहीदों को। जो भर्ती सेना में हुए और कहीं भी हो सकते थे, जैसे हम सारे सो जाते हैं, वो चैन से भी सो सकते थे। वो हम निश्चिंत हो कि पूरा हिंदुस्तान सो जाता है, वो हमारे लिए जागते हैं। सारे त्योहार वो नहीं मना सकते। जो भर्ती सेना में हुए और कहीं भी हो सकते थे, जैसे हम सारे सोते हैं, वो चैन से भी सो सकते थे। लेकिन वो देश प्रेमी थे, लेकिन वो देश प्रेमी थे। कहाँ आराम शहीदों को, कहाँ आराम शहीदों को, मेरा प्रणाम शहीदों को,
मेरा सलाम शहीदों को। बहुत बहुत शुक्रिया हंस साहब, आपने शहीदों को प्रणाम भी किया। हम सबका भी प्रणाम है, जय हिंद है उन शहीदों के लिए जो हमारे वतन के लिए लड़ते रहे और इस वतन के वास्ते उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। उनके परिवार पीछे है, लेकिन हम सबको उनके परिवारों का ध्यान रखना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और मेरे साथ बड़े सारे लोग हैं जो कि अपनी राय रखते हैं ऐसे विषय के ऊपर, लेकिन इस दौर में मैं एक बार फिर आना चाहता हूं कि आपकी, मनोज तिवारी साहब, आपकी वो जिंदगी बेहतर थी या ये जिंदगी बेहतर है? यानी नेता की जिंदगी आपके लिए अच्छी है या अभिनेता की बेहतर थी? मेरे साथ कोहली साहब हैं जो कि अभिनेता भी हैं, उनको भी बुलाया हुआ है हमने खास तौर पर आपके लिए। कोहली साहब हैं जो कि एक्टर है, और अभिनव कोहली अभिनव कोहली साहब भी हैं हमारे साथ बने हुए, और जो खुद एक्टर हैं, और इनकी वाइफ भी बहुत फेमस एक्टर है, श्वेता तिवारी, जो बिल्कुल वो मेरे साथ है। कोहली साहब आप बताइए, आप तक माइक पहुंचता है, आप मुझे बताइए, मनोज तिवारी को आप कितने टाइम से जानते हैं? पहले तो ये बताइए आप। बाप रे, इतने साल हो गए, याद भी नहीं कितने सालों से जानता हूँ। 8-9 साल तो हो ही गए कम से कम। तो आपको क्या लगता है ये जी? इनको 4 महीने का बेबी है, भी बेबी हुआ है, इसको बधाई दो, ताली हो जाए। कैसे श्वेता आई हुई थी? तो आप मुझे बताइए, ये नेता बेहतर थे या अभिनेता बेहतर थे? दोनों ही बहुत अच्छे। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अब देशवासियों के लिए ये एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ कुछ कर सकते हैं। पहले देशवासियों को उन्होंने खुशियाँ दी, सुपरस्टार तो हमेशा से थे, लोग इनको देख के ही खुश हो जाते हैं, अभी भी खुश होते हैं, और अब उनकी मुसीबतों को हर सकते हैं। इससे अच्छी जिंदगी और पर क्या हो बॉम्बे में आप लोगों से मुलाकात नहीं होती? अब नहीं होती है। अब वो सेशन रात भर 4-5 बजे तक सुबह जागना, वो मिस होता है। आपको वो जो पुराने दिन है जब आप अभिनेता होते थे, वो दिन याद आते हैं कभी कभार इस दौरान में भी, या फिर कुछ टाइम निकाल लेते हैं? कोई फिल्म वगैरह कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे? गाना तो आपने गा लिया, बीजेपी के लिए गाना गा लिया, गाना गाने का शौक तो आप अपना पूरा कर ही लेते हैं। हाँ, गाना तो गाते रहता हूँ। मैंने शाहरुख खान के लिए गाना गाया, वो फैन फिल्म में उसका जो भोजपुरी वर्जन था मैंने गाया। क्या क्या था? फॉलो के नी ट्विटर वा पे, जोर देली फेसबुक वा पे, तोहरे खातिर गूगल वा के पछाड़ देली। हरे वीररो में समाला तू, निंदियों में बुझाला तू, तोहरे लगनिया में पगला गईली। तू तो सोडवा के बोतल, हम ढक्कन तोहार, तू कड़क मिठाई, हम मक्खन तोहार, हमरे दिलवा के मोबलिया लाइफ टाइम ले पलन हो गए। ये दिलवा तोहरे जबरदस्त अब तो फैन हो गए, ये दिलवा तोहरे जबरदस्त अब तो फैन हो। देखो मैं नाचने में लगता हूँ। नहीं, हंस साहब भी तालियां मार रहे थे जब मैंने तो कई गाना गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाया। जी। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, हर जिया हो दिल्ली के बाला, जिया 10,000 साला, हर जिया तू 1000, तनी नाची के, तनी गाई के, तनी सांस फुला के, फूकत धूल उड़ा भैया भैया। अब आपको और गाना पड़ेगा, जैसे जनता की तालियां आ रही है, और गाना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी गाना छोड़ूंगा नहीं। मैंने 2014 में गाना गाया था कि भारत माता है पीड़ा में, ये सड़कों पे भीड़ पीड़ा की मूरत है, सारा देश पुकार रहा है, अब मोदी की जरूरत। राहुल गांधी को जब आप देखते हैं, जब आप उनको सुनते हैं, तो कौन सा गाना ध्यान में आता है? राहुल गांधी को देखकर, सुनकर, उनके बयानों को सुनकर? मैं राहुल जी को जब देखता हूं तो मुझे एक ही गाना आता है, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, हम मुझसे शादी करोगी। नहीं, शादी वादी कर लो यार, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, और आपने फेवरेट दोस्त अरविंद केजरीवाल को जब आपको कि आपने अरविंद केजरीवाल के लिए एक पीछे बयान भी दिया था कि उनकी 56 इंच की जीप को प्रमाण ना माने। 56 इंच की जीप है, कुछ भी बोल देते हैं। क्या नहीं, वो मोदी जी से तुलना करते हैं हर बार। तो देश के लोगों ने कहा कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है,
जो भी काम कहते हैं कर देते हैं। वर्ण एक वन पेंशन दूंगा, दे दिया। किसानों को फसल बीमा योजना दूंगा, दे दिया। लोगों को सुरक्षा दूंगा, 1 रुपया में 2 लाख रुपया का बीमा दे दिया। लोगों को स्टार्टअप योजना दे दिया, घर घर गैस पहुंचा दी। तो अब अरविंद केजरीवाल क्या करें? तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारे पास 56 इंच का सीना है तो मेरे पास 56 इंच की जीभ है, बोलते जाओ। जब बोला कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, बोलते जाओ बोलते जाओ। तो मैंने उस पे कई बार उनको कहा कि झूठ बोले कौआ काटे। ये कैसा, ये पब्लिक को भी साथ मिला लिया आपने, मुझे लग रहा है। नहीं, हम क्यों मिला रहे? पब्लिक साथ में तभी तो 181 गए सर। अब आपने देखिए यहां भी पार्शियलिटी करी। अरविंद केजरीवाल के लिए पूरा गाना नहीं गाया आपने। थोड़ा सूफियाना अंदाज में गा दो। सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है, सब एमसीडी में चुकाना। बिल्कुल आखिरी दौर की हमारी बातचीत है। तो आधा चुकाया, आधा भी थोड़ी देर अच्छा बाद चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे। आखिरी सवाल मनोज तिवारी साहब, क्या मैं मनोज तिवारी जो आने वाले दिनों में दिल्ली के सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं बीजेपी के, उनसे बात कर रहा हूं? क्या बोला भाई साहब ने? सवाल पूछा मैंने, बताइए। देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और मैं लोगों के साथ हंसना मुस्कुराना चाहता हूं। मैं अपनी पहचान नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मैं हंसूंगा तो लोगों को हंसाऊंगा, मैं मुस्कुराऊंगा तो लोगों को मुस्कुराहट उनके चेहरे पे लाना चाहूंगा। और मैंने कहा है कि झुग्गी झुग्गी जाना है, हर घर में दीप जलाना है, दिल्ली के बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखराना। हम चलेंगे संग जवानों के, हम चलेंगे संग किसानों के, राष्ट्रवाद की अलख जगाते दिल्ली के दीवानों के। जिसने जेब पे डाका डाला उसको सबक सिखाना है, अपनी दिल्ली को हो भैया ग्रीन हो बनाना। ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। मुश्किल से मिलता है जीवन, क्या तुमको नहीं पता? ओए होए कर लो तौबा तौबा तौबा, कर लो तौबा 100 बार, कहते फिरोगे वरना यार। कर लो तौबा 100 बार, कहते फिरोगे वरना यार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी आपका हमारे साथ आने के लिए, जुड़ने के लिए, आर पार की टक्कर में भाग लेने के लिए, जनता के बीच जनता के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। हंस साहब आप भी मनोज तिवारी के लिए यहां पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोहली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद।